इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट, तो अगर आप पावर का कॉन्सेप्ट सोचते हैं तो आपने वर्क एनर्जी पावर में इसको डिफाइन किया, दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक वे ये था इसका, जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पर सेकंड, इसको आप इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। इसके जो इक्वेशन थी, दैट वाज P इक्वल्स टू E अपॉन T, या P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जब अप्लायंस कनेक्टेड होती है तो उस अप्लायंस को आप कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे ये एक सर्किट है, इसमें ये लैंप कनेक्टेड है, तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड कर रही है इस लैंप को, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में पर सेकंड कन्वर्ट होना है, दैट इज द पावर ऑफ फॉर दैट लैंप। ये इस लैंप का पावर आ जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा, अब बेटा ये तो होगी पावर का। तो पावर की इक्वेशन जो अभी हम पहली इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, अब आप लोगों ने वर्क डन को पढ़ा हुआ है या पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी डिलीवर्ड या एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज। मैं दोबारा याद करा दूं, ये आपके पास एक पिज्जा शॉप है, यहाँ से जो राइडर है वो पिज्जा लेकर आ रहा है, वो यहाँ पर इस अप्लायंस को डिलीवर करता है और वापस चला जाता है। तो ये जो पिज्जा है, दैट इज द एनर्जी। तो इस बैटरी से राइडर यानी कूलम को एनर्जी मिली, वो उस एनर्जी को कैरी करके लाता है और इस अप्लायंस को डिलीवर करता है। तो ये कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है मिस्टर कूलम, वो जब हम मेजर करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ऐसे ही डिफाइन किया था, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज, एनर्जी डिलीवर्ड बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, याद आ गया आप लोगों को? तो अगर मैं यहां से एनर्जी को सब्जेक्ट बनाऊं इस इक्वेशन से, तो एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं ये जो वी क्यू है, इसको अगर इस जगह पे रिप्लेस करूं इस एनर्जी की जगह, तो मेरा इक्वेशन बनेगा P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। एंड एवरीवन नोज के Q अपॉन टी क्या होता है? करंट। तो करंट की इक्वेशन क्या होती है? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो इस Q अपॉन टी की जगह मैंने I लिख दिया और ये V की जगह ये आ गया। तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर की पहली इक्वेशन आ गई, P इज इक्वल टू वी आई, जो मैं चाहता हूं कि सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई वो P इज इक्वल टू वी आई है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस, तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास बेटा ये बैटरी है, इस बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दी, यानी पिज्जाज दिए। चार्ज वो पिज्जा यानी एनर्जी लेकर आ रहा है, यहाँ पर उसने वो पिज्जा डिलीवर कर दिए, वो एनर्जी डिलीवर की, और इस लैंप ने उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट एनर्जी। तो ये पर सेकंड कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में एक सेकंड में कितनी कन्वर्ट हो रही है, जब आप उसको मेजर करेंगे तो दैट विल बी द पावर ऑफ द लैंप।
वो लैंप का पावर बन जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इसके लिए कि इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए पावर की मैकेनिक्स में इक्वेशंस पढ़ी है हमने। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, यानी वर्क एनर्जी पावर के टॉपिक में पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क डन अपॉन टाइम, ये हमने दो इक्वेशंस पढ़ी हैं। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट पे अप्लाई करते हैं तो ये अप्लायंस को, बैटरी अप्लायंस को एनर्जी डिलीवर करती है बाय मींस ऑफ चार्ज। ठीक है। चार्ज वो एनर्जी बैटरी से लेकर आता है, यहाँ पर अप्लायंस को डिलीवर करता है और उसके बाद वापस चला जाता है। तो पर सेकंड बेटा कितनी एनर्जी इस अप्लायंस को डिलीवर हो रही है, जब हम उसको मेजर करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल पावर बन जाएगा। ठीक है। अब ये कितना, एक कूलम चार्ज, ये जो क्यू है दिस इज वन कूलम चार्ज, ये वन कूलम चार्ज कितने एनर्जी को यहाँ डिलीवर कर रहा है, ये अगर आप मेजर करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस याद है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कि कितना एनर्जी लॉस्ट कर रहा है, कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है चार्ज किसी भी अप्लायंस को। तो ये मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी अपॉन चार्ज। तो यहाँ से क्यू को इधर शिफ्ट कर दें तो एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू बन जाएगा। तो ये जो वी क्यू है, ये वाला, इस वी क्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस किया, इस एनर्जी की जगह ये वी क्यू यहाँ से रिप्लेस हो गया। ठीक है। तो बेटा क्यू अपॉन टी क्या होता है? क्यू अपॉन टी जो है वो करंट होता है। तो ये क्यू अपॉन टी की जगह ये आई आ गया, तो पी इज इक्वल टू बी आई हमारे पास इक्वेशन है। अच्छा एक चीज और भी बता दूं, ये डेरिवेशन आपको भले ना आए, इसको कोई सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पावर पी इज इक्वल टू वी आई के इक्वल है। वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है और आई का मतलब करंट है। मुझे सिर्फ ये इंटरेस्ट है, अगर आपको उस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है तो फॉरगेट दैट डेरिवेशन, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दिस इक्वेशन, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है। उसके बाद बेटा पावर की दूसरी जो इक्वेशंस हैं, कहाँ गई, एक मिनट बेटा। यस। तो ये आपके पास पावर की दूसरी इक्वेशंस आ गई, ये बंच ऑफ इक्वेशंस है जो आपको याद करना है। अगर आपको ये याद नहीं भी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी इज इक्वल टू वी आई, ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। बाकी आप ओहम्स लॉ से कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सिर्फ पी इज इक्वल टू वी आई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप वैसे तो सारी इक्वेशंस आनी चाहिए, लेकिन वी आई आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। इसमें मुझे फीडबैक दें बेटा। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व करना। ये हमारे पास एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओहम कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। 60 ओहम का इसका रेजिस्टेंस है और करंट कैरी कर रहा है 4 एम्पियर। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल पावर को, कैलकुलेट पावर यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हम इसमें सिर्फ दो केसेस अभी सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओहम एंड करंट 4 एम्पियर। तो बेटा ये इक्वेशंस है। अब इन अगर आपको याद है तो आप देखें आपको डेटा कौन सा दिया गया है, आपको रेजिस्टेंस दी गई है और करंट दिया गया है। पावर की इक्वेशन जिसमें रेजिस्टेंस और करंट आता है वो ये इक्वेशन नंबर 1 है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इस इक्वेशन से आपने क्या किया, आपने पावर फाइंड कर लिया। आई इज 4, स्क्वायर आ गया, रेजिस्टेंस 60 है, तो 960 वॉट्स आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओहम है, जो 240 वोल्ट के मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। तो अगर आपको पावर कैलकुलेट करना हो तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है।
तो आपने क्या किया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया और यहां से आपने पावर को कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिकली ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आई जस्ट वांटेड कि आपको एक आइडिया दे दूं कि ये इक्वेशंस कैसे होती हैं और किस तरह से यूज की जाती है। अभी हम सॉल्व करेंगे, उस वक्त कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। ठीक है। अब बेटा, ये हो गई पावर जो सर्किट के अंदर, ये जो पावर है ये वो पावर है जो सर्किट के अंदर बैटरी चार्ज के थ्रू अप्लायंस को पहुंचा रही है। ये पावर, ये वो एनर्जी है जो पर सेकंड मिल रही है अप्लायंस को, यूं समझे इसको। ठीक है। अब बेटा एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड पावर रेटिंग। इसको हम कहते हैं पावर रेटिंग। और ये पावर रेटिंग जो है ये अप्लायंस के ऊपर मेंशन्ड होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं, ये आपके पास एक लैंप है और इस लैंप के ऊपर मैन्युफैक्चरर ने ये इंफॉर्मेशन लिखी है, इट्स 60 वॉट एंड 240 वोल्ट। इट्स 60 वॉट्स एंड 240 वोल्ट। ये जो लिखा हुआ होता है किसी भी अप्लायंस पे कि वो कितने वॉट की है और कितने वोल्ट पे काम करेगी, ये उसकी पावर रेटिंग्स कहलाती है। ये उसकी पावर रेटिंग है। ये 60 वॉट इसकी पावर रेटिंग है, 240 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। कोई प्रॉब्लम इसमें? आपने अपने घर में अप्लायंसेस देखी हैं, जैसे आयरन है, इस्त्री है, उस पर भी लिखा होता है, फ्रिज पे लिखा होता है, कोई भी अप्लायंस आप देखें उसके ऊपर इस तरह का मैन्युफैक्चरर जरूर इंफॉर्मेशन देता है। ये पावर रेटिंग कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक अप्लायंस है, एन इलेक्ट्रिकल लैंप is rated as 60 watt 240 volt. Explain what this rating mean. ये उसने जो लिखा है, जो मैंने अभी आपको लैंप दिखाया था उसमें 60 वॉट 240 वोल्ट लिखा हुआ था, तो इसका मतलब क्या है? अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपने क्या बताना है? इट मींस दैट व्हेन 240 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द लैंप, 60 joules of electrical energy is converted into light energy and other forms of energy every second. ठीक है। ये इसकी जो पावर लिखी हुई थी दैट वाज 60 वॉट्स। बेटा वॉट्स होते हैं जूल्स पर सेकंड, तो ये बन रहा है 60 जूल्स पर सेकंड। तो इसको, ये अगर सर्किट में लैंप कनेक्टेड है 60 वॉट का, तो बेटा इसको इस बैटरी से हर सेकंड में 60 जूल्स की एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड की जा रही है। ये उसको नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब लैंप कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बेटा? लैंप कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कौन सी बनेगी? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से आ रही है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है। तो बेटा ये पावर रेटिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि पावर रेटिंग का मतलब क्या है? पावर रेटिंग का मतलब ये है कि जब अप्लायंस को उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज पे कनेक्ट किया जाता है तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है। तो हम वापस जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे बताएं, इसमें दो लेवल्स हैं, ये लेवल ए है और एक लेवल बी है। तो लेवल ए का मतलब क्या है? मुझे व्हाट्सएप करें, इसका मतलब बताएं, व्हाट डज ए मीन। जी, पावर रेटिंग है इसकी, ये इसकी पावर रेटिंग है। और 240 वोल्ट बी का मतलब क्या है? जी, ये इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है। ये 60 वॉट इसकी पावर को रेट किया उसने और ऑपरेटिंग वोल्टेज आ गई। अब बेटा इसी लैंप पे काम करना है पहले।
क्या कोई मुझे, अच्छा मैं इक्वेशंस भी लिख देता हूँ, एक मिनट, आप लोगों को याद नहीं होंगी अभी। P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ये इक्वेशंस है। अच्छा, अब आप लोगों के काम ये है कि आप लोग मुझे इस लैंप की रेजिस्टेंस फाइंड करके दें। ये जो लैंप है इसका रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करके दें कि ये लैंप जो है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ये जो इसके अंदर फिलामेंट है दिस वन, इस वायर का रेजिस्टेंस मुझे आपने बताना है। ये कैलकुलेट करें, दीज आर द इक्वेशंस। इसमें से किसी एक इक्वेशन को यूज करके हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे कोई कैलकुलेट करके दे इस लैंप की क्या रेजिस्टेंस है। सही है, हमजा बता रहे हैं 960 है। ठीक है। पावर होता है एनर्जी सप्लाइड पर सेकंड। तो व्हाट यू गॉट ओवर हियर, यू गॉट दिस इज द पावर एंड दिस इज द वोल्टेज। तो वी नीड आर। तो द इक्वेशन दैट फिट्स इन, दैट इज P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, so R would be V square upon P. V is 240 square and power is 60. तो बच्चे आंसर बता रहे हैं 960 ओम। प्लीज कंफर्म कर दें। सबका आंसर 960 आया मेरे पास। चलें ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं। देखें सिर्फ, अब मेरा पॉइंट समझे आप। किसी भी घर में जब आप अप्लायंस नई परचेज करके आते हैं तो यू कैन इजीली वर्क आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट अप्लायंस। आप उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस इजीली बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आप उसका वर्कआउट कर सकते हैं। अब बेटा, अब मुझे बताएं, इस लैंप को अगर 240 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करें तो इस लैंप को कितना करंट चाहिए, इसका करंट अब फाइंड करते हैं। इसको कितना करंट चाहिए, इसका करंट अब फाइंड करना है। अगेन यू गॉट, फॉरगेट दैट रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस को भूल जाए। यूज दीज टू वैल्यूज, डब्ल्यू एंड वी को यूज करके, पावर और वोल्ट को यूज करके आपने आई फाइंड करना, करंट फाइंड करना। ठीक है। तो 100% यू विल बी यूजिंग इक्वेशन P इज इक्वल टू वी आई। तो P इज 60, V इज 240, I इज अननोन। तो I आप लोगों ने कैलकुलेट करके मुझे बताया है 0.25 एम्पियर। अब देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ आपको क्या बताया, आपको वोल्ट्स बताए और वॉट्स बताए, यानी पावर बताई और ऑपरेटिंग वोल्टेज बताई। आपने ये फाइंड कर लिया कि इस अप्लायंस का रेजिस्टेंस कितना है। ये अप्लायंस को वर्क करने के लिए अगर 240 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे तो ये कितना करंट लेगा, आप आसानी से वो करंट भी फाइंड कर सकते हैं। यानी जो बेसिक चार वेरिएबल्स किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के होते हैं, बेसिक चार, वो कौन कौन से हैं? वो है P, V, I एंड R। ये बेटा हर अप्लायंस के ये चार बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। तो सिर्फ दो वेरिएबल्स आपको पता थे, P एंड V, ये मैन्युफैक्चरर ने आपको बताया। आपने I और R वहां पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सिंपल इसकी पावर रेटिंग से मैंने आपको कैलकुलेशंस करना बता दी। तो अब बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल ड्रिल है। इसका व्हाट करंट डज द ड्रिल ड्रॉ फ्रॉम द मेन सप्लाई। प्लीज ये मैं फार्मूलाज आपको यहाँ पे, आपको शायद याद ना हो, मैं फार्मूलाज को यहाँ से इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। और ये मुझे करंट बेटा आप कैलकुलेट करके बताएं। 3 का ए पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है, दिस वन। ये मैंने स्टैटिक बना दिया, ये आप लोग सॉल्व करके दें। दीज आर द इक्वेशंस। यू गॉट पावर, यू गॉट वोल्टेज, यू नीड करंट। अभी मैंने फाइंड करके भी दिखाया, आपने बल्कि अभी खुद मुझे 0.25 एम्पियर बताया भी है।
2.08 बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो दैट मीन्स P is equals to VI. P is 500, V is 240 volt, and that is 2.08 ampere. Okay, very good, shabash. So, how much energy does the drill transfer if it is used for 3 minutes? अगर ये 3 minutes के लिए यूज करे तो कितनी एनर्जी ये ट्रांसफर करेगा? अब आपके पास 1500 बता रहे हैं बच्चे, चलें देख लेते हैं। पावर की ये इक्वेशन नजर आ रही है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा? पावर इनटू टाइम के। बेटा अप्लायंस की पावर कितनी है? ये पावर गिवन है 500, तो 500 पावर है और ये 3 मिनट्स है, तो मिनट्स के लिए सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। और अब इसका आंसर आप लोग बताएं। 90 किलो जूल सही है बेटा, सही है। फार्मर का आंसर भी सही है भाई, सबके सही आ रहे हैं। तो ये आपके पास 90 किलो जूल्स या 90,000 जूल्स, बात देखिए। मैंने इसको चेक नहीं किया, आपका आप लोगों का आंसर है, सबका यही आ रहा है, तो इसका मतलब दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इसका सी पार्ट सॉल्व करें। इनटू व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज अ ड्रिल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इनटू व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी? अच्छा, आपने ड्रिल देखी है ना, जो अगर घर में अगर सोचे तो दीवार के अंदर जो होल करने के लिए इलेक्ट्रिकल ड्रिल यूज की जाती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, या अगर आप ऑयल के रिफाइनरीज पे ऑयल के लिए भी वहां पर भी यूज की जाती है। तो अब हम इसको अगर सोचें तो द एनर्जी इनपुट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ड्रिल बिट बेटा सर्कल में घूमता है ना, जैसे पंखा घूम रहा होता है, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी प्लस heat energy. These are the complete transformations. In this, the main purpose, जो main इसकी यूजफुल एनर्जी है, वो कौन सी है? वो मैकेनिकल एनर्जी है। ड्रिल बिट किस लिए यूज होता है? ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सके। अच्छा, अब उसके साथ पैरेलल में वो साउंड भी जनरेट करता है और हीट भी जनरेट करता है, तो एक स्मॉल चंक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये अनवांटेड एनर्जी है, ये एनर्जी वेस्टेड है। ठीक है, अनवांटेड है। यू वांट कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्लीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन 100% तो कभी भी कन्वर्जन नहीं होता। फ्रिक्शन की वजह से हीट तो लाजमी आती है, तो इसलिए हीट एनर्जी के साथ साथ जो ड्रिल मशीन होती है वो साउंड भी प्रोड्यूस करती है, तो साउंड और हीट एनर्जी जनरेट होंगे। एनी क्वेरी, कोई मसला इसमें? ये तीनों कंबाइन करके लिखेंगे तो वैलिड आंसर है। और इफ अगर आप इन तीनों में से किसी एक को लिखना है, अगर आपने मैकेनिकल एनर्जी लिखा है तो आपको स्कोर मिलेगा। हीट और साउंड पे कम से कम मैं तो स्कोर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ जाऊंगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर एट 240 वोल्ट्स? अगेन मेरा ख्याल है आप लोगों को इक्वेशंस की जरूरत होगी, मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ।
जी, यू गॉट एम्पेयर्स, एम्प से आपके पास वोल्ट्स हैं। आप व्हाट यू नीड पावर। तो आई थिंक दिस इक्वेशन इज द वन विच शुड बी यूज्ड। P is equals to VI. V is 240 volt and I is 5। तो बेटा 1200 आप लोग आंसर बता रहे हैं, 1200 वॉट्स। यूनिट भी लिखा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 1200 वॉट्स। जी, ठीक है बेटा। हाउ मच 60 वॉट लाइट, सॉरी हाउ मेनी 60 वॉट लाइट बल्ब्स कुड बी ऑपरेटेड फ्रॉम दिस सप्लाई। ये सप्लाई 1200 वॉट्स डिलीवर कर सकती है। ठीक है, ये सप्लाई जो इलेक्ट्रिकल पावर जो मिल रहा है 1200 है। 60 वॉट के कितने लैंप यूज होंगे? तो सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? तो 1200 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 20 बल्ब्स। जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अभी तक की सारी, उसमें अब आप लोगों को पावर की इक्वेशंस यूज करना आ गई हैं। पावर की इक्वेशन से हम लोग करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको आइडिया हो गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। तो ये मैं क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है तो बहुत पुराने ईयर का क्वेश्चन, लेकिन आप मुझे सॉल्व कर दें। A lightning bolt transfers 30 coulomb of charge to the earth through a potential difference of 2 into 10 power 8 volt. How much energy is dissipated in the lightning strike? अभी मैंने स्टार्ट में आपको एनर्जी की एक इक्वेशन, चले मैं कुछ सॉल्व करता हूँ, खैर आप लोगों को भूल गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी डिसिपेटेड या एनर्जी यूज्ड इज बी क्यू। So in this case, V is 2 into 10 power 8 and Q is 30. So we get 60 times 10 power 8 joules of energy wasted. ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी तक कराया नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड दिस। ठीक है ना? इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया। सही है, कोई मसला भाई किसी के जहन में कोई? ये क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत पुराना है, 1990 का है भारत। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया। अच्छा, अब मुझे जो एक और काम है जो यहाँ पे, वो हमारे पास होगा। ये वाली इक्वेशन सिलेबस में है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है, सिलेबस में नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उसी इक्वेशन को रीअरेंज किया बेटा। मैथमेटिक्स थोड़ी चेंज होता है, मैथ्स तो वही रहता है। अच्छा, मैं असल में जो चीज ढूंढ रहा हूँ वो अगर मुझे मिल जाए, यस दिस इज। अच्छा, चले इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराने की कोशिश करता हूँ मैं।
ये बेटा अभी हमने ये लैंप की कैलकुलेशन की थी, आप लोगों को याद होगा। 60 वाट का लैंप था और 240 वोल्ट पे उसकी वर्किंग वोल्टेज थी। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज उसका ये था। ठीक है, तो प्लीज एक दफा इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको एक दफा फिर दोबारा से कैलकुलेट करें। मेरे ख्याल से आप लोगों ने मुझे आंसर बताया था 0.25 एम्पेयर, लेकिन P इज इक्वल टू वी आई। प्लीज आप लोग एक दफा दोबारा से कैलकुलेट कर लें, चेक करें मैंने सही लिखा है। आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ, प्लीज देखिए, यही है आंसर। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा, अब बेटा इस लैंप का रेजिस्टेंस भी आप लोगों ने निकाला था, दैट वाज अराउंड 960 ohms। P is equals to V square upon R, इस इक्वेशन से R is equals to V square upon P, that was 240 square upon power, that was 60, 960 ओम आपने इसका हमें बताया था रेजिस्टेंस। मैं अब इसका यहाँ रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, दैट इज 960 ओम्स, और जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है दैट इज 0.25 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब बेटा दोबारा से, अब थोड़ी देर के लिए अटेंटिव हो। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है। तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज ने एनर्जी ली, यानी चार्ज ने पिज्जा कलेक्ट किए और ये यहां से निकला, यहाँ पर ये लैंप के पास आया, इसने वो पिज्जा यहाँ डिलीवर किए और बाद में ये बगैर पिज्जा के वापस चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा अगर इस पॉइंट को मैं कह दूं 1 और इस पॉइंट को मैं कहूं 2, 1 से 2 के दरमियान में ये जो वायर है, इसको थोड़ी देर के लिए सोचे दोबारा से। इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज है वो एनर्जी कलेक्ट करके रवाना हुआ, यानी इस चार्ज के पास पिज्जा है, यानी एनर्जी है। ये उस एनर्जी को लेकर आ रहा है और ये यहाँ से एनर्जी को लेकर इस अप्लायंस के अंदर यानी लैंप के अंदर एंटर हो रहा है। लैंप को ये एनर्जी देता है और फिर यहाँ से ये 0 जूल 0 पिज्जा के साथ यहाँ से ये वापस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाता है। तो बेटा ये जो हमारे पास ये वाली वायर है जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूं, ये वायर कहलाएगी लाइव वायर। ये क्या कहलाएगी? लाइव वायर। कैरीज हाईली एनर्जेटिक चार्ज, नंबर 1। और एक हमारा पाकिस्तानी जुगाड़, वो वायर जिससे करंट एंटर होगा वो लाइव वायर होगी। एटीपी के लिए क्या होगा? वो वायर जिससे करंट किसी अप्लायंस में एंटर होगा, उस वायर को आपने लाइव वायर सोचना है। तो ये आपकी लाइव वायर है। अब बेटा दूसरी वायर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके पास सेकंड वायर जो मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेकंड वायर वो है जहां से करंट बाहर निकल रहा है। अप्लायंस में से करंट जिसमें निकल कर बाहर आता है वो वायर होगी न्यूट्रल वायर। यहाँ पर जो चार्ज है वो लो एनर्जी का चार्ज होगा। तो न्यूट्रल वायर में क्या करेंगे आप? आपने देखना है कि लो एनर्जी चार्ज ड्राइव्स, ठीक है, और करंट जहां से बाहर निकलेगा वो न्यूट्रल वायर होगी। करंट जहां जिस वायर से एंटर होगा अप्लायंस में वो लाइव वायर होगी। किसी को इस लाइव और न्यूट्रल के लिए कोई प्रॉब्लम तो प्लीज दोबारा से मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता दें। ठीक है, न्यूट्रल में देखें, राइडर ने बेटा इस पॉजिटिव टर्मिनल से, राइडर जो है इस पॉजिटिव, ये जो आपके पास दिस वन, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, दिस इज,
ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिस इज योर पिज्जा शॉप, ये आपकी पिज्जा शॉप है। और जो राइडर है उसका नाम हमने याद करें, हमने रखा था मिस्टर कूलम। ठीक है, मिस्टर कूलम कलेक्ट्स पिज्जा, और इस शॉप से पिज्जा कलेक्ट करके ये एंटर होगा इस अप्लायंस में। वो वायर जिसमें उसके पास पिज्जा है, यानी एनर्जी है, वो होगी लाइव वायर। वो पिज्जा डिलीवर करके विद जीरो पिज्जास, जिस वायर में वो लो एनर्जी के साथ मूव करेगा, वो वायर कौन सी होगी? वो न्यूट्रल वायर होगी। और इसका आसान पाकिस्तानी तरीका ये है, जिस वायर से अप्लायंस में करंट एंटर होगा वो लाइव है, और जिस वायर में करंट बाहर निकलेगा वो न्यूट्रल वायर है। ठीक है, अब सही है या अभी भी प्रॉब्लम है? ठीक है, सबको क्लियर हो गया जिन लोगों ने कहा था? ठीक है बेटा, तो लाइव और न्यूट्रल वायर्स का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। अब इसी सर्किट को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बेटा ये इसका लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। अब क्या हुआ एक्सीडेंटली, जो कोई भी एक टेक्नीशियन है, उससे एक्सीडेंटली क्या हुआ कि उससे ये लाइव और न्यूट्रल वायर यूं आपस में कनेक्ट हो गए, लाइक दिस। लाइव और न्यूट्रल वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। अब ये कैसे कनेक्ट हो रही है, क्या हो रहा है, ये आई विल टॉक लेटर ऑन। अभी फिलहाल मैं आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कनेक्ट हो गई। फर्ज करते हैं इस वायर का जो कनेक्ट हुआ, इस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, या चलें 10 ओम। ये है 960 ओम, ये हमने फाइंड किया था 960 ओम। तो ये 960 ओम है। अब ये देखें, टेक्नीशियन से गलती से एक वायर लाइव और न्यूट्रल की आपस में कनेक्ट हो गई। जैसे ही लाइव और न्यूट्रल वायर ये आपस में कनेक्ट हुई, अब ये जो लैंप है, ये लैंप, इस लैंप के लिए ये वायर पैरेलल में आ गई, यानी लैंप एंड वायर आर इन पैरेलल, ये एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। अब बेटा टू रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे? प्रोडक्ट अपॉन सम। अगर ये R2 है, ये R1 है, तो फॉर्मूला क्या था? R1 इंटू R2, डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2, ये आपके पास आता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन दिस केस you got R1 as 960, R2 is 10, 960 प्लस 10। प्लीज मुझे कोई आंसर बताए। 9.9। ठीक है जी, 9.89, ठीक है, 9.9 ओम। सो द कंप्लीट सर्किट, ठीक है, कंप्लीट सर्किट जो है उसका इस वक्त रेजिस्टेंस हो गया 9.9। जी बेटा, ये दो रेजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो उस वक्त इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे ही फाइंड होती है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 9.9 जो है इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब बेटा कोई मुझे दोबारा से इस सर्किट में इस बैटरी से अब करंट कितना फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट कर दो। I इज इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज इज 240, एंड नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इज 9.9। प्लीज मुझे बताइए कितना करंट है? 24.24। ठीक है, 24.24। ठीक है, अब बेटा ये
इनिशियली एक्चुअल सर्किट ये है जिसको मैंने हाईलाइट किया, 240 वोल्ट की सप्लाई है और ये कितना करंट दे रहा है, 0.25 एम्पियर। लेकिन जैसे ही लाइव और न्यूट्रल वायर्स आपस में कनेक्ट हुए लाइक दिस, तो एकदम सर्किट की रेजिस्टेंस देखो, इस लैंप की रेजिस्टेंस कितनी थी, 960 ओम्स। तो जैसे ही ये वायर्स आपस में कनेक्ट हुए, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये ड्रॉप होके कितनी हो गई बेटा, ये ड्रॉप होके 9.9 ओम्स हो गई। तो लाइव और न्यूट्रल वायर्स के व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, the resistance sharply decreases। सर्किट का रेजिस्टेंस एकदम ड्रॉप कर गया, ये आपके सामने 9.9 ओम्स हो गया। अब इसी तरह से जैसे रेजिस्टेंस कम हुआ, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा था, एक्चुअल सर्किट में 0.25 एम्पियर, अब कितना करंट फ्लो करने लग गया, 24 एम्पियर। ठीक है, कितना फ्लो करने लग गया, 24 एम्पियर। यानी ये सर्किट आपने घर में इस लैंप के लिए जो सर्किट डिजाइन किया, उसके लिए आपने जो वायर कनेक्ट की, वो वायर 0.25 एम्पियर या इससे स्लाइटली ग्रेटर करंट को कैरी कर सकती है। जैसे ही इसमें 24 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो क्या होगा बेटा, ये वायर सारी की सारी बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वायर क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, जैसे ही लाइव और न्यूट्रल वायर्स आपस में कनेक्ट हुए, इनके कनेक्ट होते ही रेजिस्टेंस सर्किट का शार्पली डिक्रीज कर गया, और जो करंट है, करंट इंक्रीजेस, करंट जो था वो इंक्रीज हो गया। अब करंट के इंक्रीज होते ही ये जो सर्किट था, दिस सर्किट वाज डिजाइन टू कैरी 0.25 एम्पियर, लेकिन जैसे ही करंट बढ़ेगा, तो करंट के बढ़ने से ये वायर्स क्या होंगी, ये वायर्स हीट अप हो जाएंगी और ये वायर्स बर्स्ट हो जाएंगी, ये लैंप जो है ये भी बर्स्ट हो जाएगा। ये जो फिनोमिना मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस फिनोमिना को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। इन शॉर्ट सर्किट व्हाट हैपेंस, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है बेटा, लाइव और न्यूट्रल वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने अपने घर में वायर्स को देखा हो, तो आपके घर में जो वायर्स होती हैं, उनमें एक वायर ये आपके पास है, और बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट दूसरी वायर होती है। तो अगर आपके पास ये ब्राउन वाली लाइव है और ब्लू वाली न्यूट्रल वायर है, तो ये दोनों वायर्स बेटा एक ही साथ जा रही होती है। आपने देखा ना, दोनों वायर्स एक साथ होती है। अब इनके ऊपर से फॉर एग्जांपल इनके ऊपर बेटा प्लास्टिक है। ठीक है, अब उस प्लास्टिक की कोई कोटिंग हुई हुई है, सपोज दैट इसका मैं कलर चूज कर लेता हूँ, ये प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई है, ये मैं इस वक्त शेड कर रहा हूँ। तो अगर ये जो प्लास्टिक की कोटिंग है, अगर ये कोटिंग डैमेज हो जाए, तो जैसे ही ये डैमेज होगी, तो क्या होगा बेटा, तो आपके पास लाइव और न्यूट्रल वायर्स आपस में मिल जाएंगी। और जब आपस में लाइव और न्यूट्रल वायर्स दे गेट कनेक्टेड विद वन अनदर, व्हाट हैपेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शार्पली डिक्रीजेस। बहुत रेजिस्टेंस बहुत नॉमिनल हो जाता है, एकदम गिरता है, और करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मोर पावर इज डिलीवर्ड एंड सर्किट और अप्लायंस इज डैमेज्ड। इसकी वजह से आग भी लग जाती है, इसकी वजह से अप्लायंसेस भी डैमेज हो जाती है। तो अगर इस शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेरी है, तो प्लीज मुझे बताएं। बहुत आसान करके मैंने समझाने की कोशिश की है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट में लाइव और न्यूट्रल वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाती है। अब वो किसी भी तरीके से हो, अमूमन बेटा किसी भी तरीके से, क्या मतलब है कि जो इंसुलेशन होती है वो डैमेज हो जाती है। इंसुलेशन के डैमेज होते ही क्या होता है, इंसुलेशन के डैमेज होते ही
सर्किट जो है लाइव और न्यूट्रल आपस में कनेक्ट होंगे, और सर्किट जो होगा उस सर्किट के अंदर उसका रेजिस्टेंस गिरेगा, करंट बढ़ेगा, ज्यादा पावर आएगा, उसकी वजह से अप्लायंस बर्स्ट कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। anyone having any query? ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग आगे के शॉर्ट सर्किट कैसे आता है, शॉर्ट सर्किट में होता क्या है। अब बेटा एक छोटा सा काम है, उसके बाद मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। वो छोटा सा काम क्या है? वो छोटा सा काम ये है कि इस सर्किट में मैं, ये जो सर्किट था जहां पर हमने वायर कनेक्ट की थी, अब इस सर्किट में मैं एक अप्लायंस कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड दैट अप्लायंस इज कॉल्ड फ्यूज। ये मैं अप्लायंस कनेक्ट कर रहा हूँ, ये फ्यूज है, मैंने यहाँ पर सर्किट में फ्यूज कनेक्ट किया। अब फ्यूज क्या करेगा? ये लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हुए, सर्किट की रेजिस्टेंस गिरी, और यहां से आपके पास एक लार्ज करंट फ्लो करेगा। ये फ्यूज 0.25 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे सपोज दैट 0.5 एम्पियर है, ये फ्यूज अगर मैं कहता हूँ इसकी रेटिंग है 0.5 एम्पियर, तो अगर बेटा करंट 0.5 एम्पियर से लेस होगा तो आसानी से करंट इसमें से पास करेगा, लेकिन जैसे ही 0.5 एम्पियर से करंट ग्रेटर होगा तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा? ये फ्यूज यहाँ से ब्रेक हो जाएगी वायर, ये वायर यहाँ से मेल्ट हो जाएगी, तो जो करंट है वो यहीं पर फ्यूज से पहले आके रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। क्या हुआ बेटा? बीच में जो ये वायर थी, फ्यूज एक मेटल की वायर होती है, तो ये मेटल की वायर जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा तो ये मेटल की वायर क्या होती है? ये ब्लो कर जाती है, ये डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से जो एक्सेसिव करंट है वो सर्किट में फ्लो नहीं करता, और हमारी अप्लायंस और हमारा सर्किट दोनों बच जाते हैं। दोबारा सोचो, फ्यूज को हमने लाइव वायर में कनेक्ट किया, जैसे ही करंट बढ़ेगा, कोई शॉर्ट सर्किट होगा, करंट बढ़ेगा, तो फ्यूज की जो मेटल की वायर है वो ब्लो कर जाएगी, इससे हमारा सर्किट जो है डैमेज होने से बच जाएगा, हमारी अप्लायंस भी डैमेज होने से बच जाएगी। एनीवन हैविंग क्वेरी? किसी के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। वो ऐसे बचा डैमेज होना कि यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ पे ये वायर है, जैसे ही करंट एक्सेसिव फ्लो करेगा ये यहाँ पर वायर को डैमेज करेगा, यानी ये वायर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ब्लो कर जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही मेल्ट होगी, देखो बीच में अब यहाँ पर करंट का आगे तो कोई रास्ता नहीं है, करंट यहाँ आके रुक जाएगा। जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर करंट रुक जाएगा, तो करंट आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो ये अप्लायंस और ये सर्किट डैमेज ही नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग थी रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज फ्यूज? A fuse is a short length wire inside a protective case. When a current larger than the fuse rating flows, the fuse wire becomes hot and melts, thus breaking the circuit and preventing a fire from starting or any damage to the appliance. ठीक है, ये what is the purpose of fuse? To protect electrical appliance from damage caused by excessive current. ये इंसान को नहीं बचाता बेटा, ये अप्लायंस को बचाता है, सर्किट को बचाता है। इंसान को बचाने के लिए अर्थ वायर होती है, वो बाद में बात करेंगे। ये कॉमन फ्यूज रेटिंग्स हैं 3, 5, 13। ठीक है, फ्यूज की रेटिंग कैसे करते हैं बेटा, ये भी अभी इसमें देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज रिलेटिव टू द करंट दैट फ्लोज थ्रू अ डिवाइस? द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज शुड बी स्लाइटली लार्जर। ये देखें, अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 3 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, 240 वोल्ट मेन पे कनेक्टेड है। P इज इक्वल टू वी आई से हमने करंट फाइंड कर लिया। ये अप्लायंस काम करेगी 12.5 एम्पियर पे। जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो इस कैलकुलेटेड करंट से स्लाइटली ग्रेटर होगी। 12.5 का नहीं लगाएंगे, इससे ज्यादा करंट का लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करती है, तो करंट
12.5 के अराउंड होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो इससे स्लाइटली ग्रेटर जो एमसीक्यूज में या P2 में दिया हो, वो इस 12.5 से, जैसे 13 है, अगर 13 नहीं दिया तो 15 एम्पेयर दिया होगा। तो इस 12.5 से ग्रेटर जो वैल्यू का फ्यूज होगा वो आपने पिक करना है। तो यहाँ पर सजेस्ट किया है अ 13 एम्पियर फ्यूज शुड बी यूज्ड इन द प्लग। ठीक है, ये हमारे पास